बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजमी लेक्चर बॉटनी। आज हम फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसमें जिसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अबाउट द बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा जो चैप्टर है ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से स्टार्ट होगा। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम साइज़ और शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का साइज़ कितना और किस किस शेप में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, और शेप के हिसाब से फिर हम उनके नाम भी देखेंगे कि अगर रॉड शेप हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अगर राउंड है तो उनको हम क्या कहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है, साइटोप्लाज्म मिलता है, राइबोसोम्स मिलते हैं और क्रोमैटिन बॉडीज़। क्रोमैटिन बॉडी का मतलब है कि इसमें हमें डीएनए मिलता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप इनकी बैक्टीरिया के सेल की शेप देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेल वॉल। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पेलाई, फेब्री एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, यानी किसी बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और किसी बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक जाता है ओवर अ सिंगल डायमेंशन। बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज इन शेप। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिनस से बिलोंग करता है और उसका जो साइज़ है वो 100 से 200 माइक्रोमीटर तक जाता है। अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरस विच इज़ पॉक्स वायरस। यानी समझ लें कि बैक्टीरिया जो हैं उनका सबसे छोटा जो साइज़ है वो सबसे बड़े वायरस जितना होता है। मतलब वायरसेस आर मच मोर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। Escherichia coli, a bacillus of about average size, is 1.1 to 1.5 a micrometer wide by 2 to 6 micrometer long। यानी ये Escherichia coli जो एक बैसिलस बैक्टीरिया है उसका साइज़ आपको बताया हुआ है कि उसकी अगर विथ देखी जाए तो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक है, और अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो 2 से 6 माइक्रोमीटर तक है। Some spirochete occasionally reach 500 micrometer in length, whereas Staphylococci and Streptococci are 0.7 to 1.25 micrometer in diameter। तो ये इसकी डिफरेंट है साइज़ हैं जो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं फॉर द MCQ। यहाँ पर साइज़ वाले टॉपिक के अंदर एक येलो बॉक्स दिया हुआ है। रिसेंटली अ ह्यूज बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश Acanthurus nigrophyscus। ये कहते हैं कि एक बड़ा सा बैक्टीरिया जो है एक सर्जन फ़िश के अंदर हमें मिला है, और उस सर्जन फ़िश का नाम जो है वो कैंथरस नाइग्रोफस्कस है, और उस बैक्टीरिया का नाम है यूलोपिस्कस फिस्टुलानाई। ग्रोज एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर बाय 18 माइक्रोमीटर, यानी इसकी लेंथ और विड्थ बताई हुई है। अ लिटल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन, यानी ये इतना बड़ा है कि जब हम ये जो आपके पास हाइफन्स लगाई जाती हैं, जब प्रिंटेड हाइफन जब आप इस तरह से लिख रहे होते हो ना, जब जैसे छोटा सा एक डैश लगाते हैं, नाम लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक डैश लगाते हैं, उस डैश को हम हाइफन कहते हैं, उतना साइज़ है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट अ फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये पता चल गया है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं एक यूकैरियोटिक सेल, एवरेज यूकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। या येलो बॉक्स के में 2 चीज़ों के साइंटिफिक नेम है, इनको आप प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं शेप। तो शेप के हिसाब से हम 3 कैटेगरीज़ में जो है बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। जो कैटेगरीज़ हैं उनमें आपके पास आ जाती है एक कोकाई जो राउंड शेप होते हैं, एक आपके पास आ जाती है बेसिलाई जो रॉड शेप होते हैं, और एक कैटेगरी आपके पास आ जाती है स्पाइरल जो स्प्रिंग की तरह होते हैं। तो 3 कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। Although most of the bacterial species have fairly constant characteristic cell shape, yet some cells are pleomorphic and they can exist in the variety of shape। तो वैसे तो आमतौर पे ये होता है कि मतलब कोई बैक्टीरिया अगर राउंड है तो ओवरऑल राउंड ही रहेगा, रॉड शेप है तो ओवरऑल रॉड शेप रहेगा, लेकिन कुछ प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कोकाई को डिस्कस किया हुआ है। तो कोकाई जो है वो स्फेरिकल शेप है, इट मे बी ओवल बैक्टीरिया हैविंग वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर प्लेन्स ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन के हिसाब से डिफरेंट प्लेन है। लाइक अगर वो अकेले अकेले ऐसे से पड़े हुए हैं तो ये तो कोकाई हो गए। अगर वो 2 इकट्ठे पड़े हुए हैं लाइक दिस इज़,
तो ये हो गए डिप्लोकोकाई, एक ही प्लेन में है लेकिन इकट्ठे हैं। एक ही प्लेन में बहुत सारे लगे हुए हैं तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई यानी स्ट्रिप बन रही है, स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट कहते हैं। When cocci occur in pair, then arrangement is diplococcus, whereas when cocci form long chain of cells, then arrangement is called the streptococci. When the division of cell is in two plane, अगर ये दो प्लेन में है, सिंगल प्लेन में नहीं है, दो प्लेन में है, लाइक ये एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, तो उसको हम कहते होते हैं टेट्रेड। अ टेट्रेड इज अ स्क्वायर ऑफ 4 cocci. Thirdly, when the division is in the three plane, तो ये बनाती है सार्सीना, यानी एक प्लेन तो ये आ गया दो प्लेन और इसके ऊपर ही सेम पीछे वाला प्लेन। अगर ये 3 प्लेन्स के अंदर है, लाइक ये वाली जो आपको दिखाई हुई है, तो ये हो गई सार्सीना। सार्सीना इज क्यूब ऑफ 8 कोकाई, 4 पीछे 4 आगे हैं। व्हेन डिवीजन अकर्स इन रैंडम प्लेन इट मे बी स्टेफिलोकोकस। ये देखें, ये आपके पास एक रैंडम है, यानी कोई प्लेन नहीं है इसका, तो ये अरेंजमेंट कहलाती है स्टेफिलोकोकस अरेंजमेंट, इन विच कोकाई आर अरेंज इन द इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर। डिप्लोकोकस, निमोनिया एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोकाई। तो ये हमारे पास हो गई कोकाई। फिर आ जाती हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी जिसको हम बेसिलस कहते हैं। बेसिलस जो है वो एक अगर बिल्कुल इस तरह से है, रॉड शेप तो है लेकिन थोड़ी सी राउंड करके है, तो ये हो गई कोकोबेसिलस। अगर ये अकेली ऐसे रॉड पड़ी हुई है तो उसको हम कहते होते हैं बेसिलस। अगर बेसिलस एक ही प्लेन के अंदर है और सिर्फ 2 बेसिलस हैं तो हो गई डिप्लोबेसिलस, और अगर एक स्ट्रिप की शक्ल के अंदर हैं तो उसको हम कहते होते हैं स्टेफिलोबेसिलस। ये वाली अरेंजमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती होती, यानी सिंगल प्लेन के अंदर ही आपको मिल रहे होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आपके पास आती है एस्चेरिचिया कोलाई, बेसिलस सबटिलस और सूडोमोनास। नेक्स्ट जो शेप है वो स्पाइरल है। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरली कोइल्ड, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। स्पाइरल कम्स इन वन ऑफ 3 फॉर्म्स, तो स्पाइरल बैक्टीरिया की आपको 3 फॉर्म्स मिलती हैं, एक है विब्रियो, एक है स्पाइरलम, एक है स्पायरोचीट। विब्रियो क्या है? विब्रियो इज कर्व्ड और कॉमा शेप्ड रॉड स्पाइरलम, ऐसे करके इस तरह से करके कॉमा शेप है। स्पाइरलम इज़ थिक रिजिड स्पाइरल, स्पाइरलम जो है वो एक थिक है और रिजिड है, और स्पायरोचीट थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल है। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम। तो ये हो गई हमारे पास कुछ शेप्स और साइज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने पढ़ा ऊपर कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमें फ्लैजेला मिलते हैं, कुछ में हमें फिब्रे मिलते हैं, कुछ में हमें पिलाई मिलते हैं, तो उस हिसाब से फिर डिफरेंट जो चीज़ें जिस बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम स्टडी करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला किस तरह के बैक्टीरिया के अंदर मिलता है और उसका क्या फंक्शन है। फ्लैजेला जो है ये एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं। दे कम आउट थ्रू सेल वॉल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी, यानी सेल वॉल्स के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं। देखें अगर ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, यहाँ से ये निकलते होते हैं जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड द फ्लैजिलिन। तो फ्लैजेला जिस प्रोटीन से मिले उसको हम फ्लैजिलिन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ presence of flagella, pattern of attachment of flagella and the number of flagella present bacteria classified into different taxonomic group। यानी 3 चीज़ें हैं, एक क्या है फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, दूसरा क्या है कि फ्लैजेला का पैटर्न क्या है, किस तरह से अटैच हुए हैं, और तीसरा क्या है कितने फ्लैजेला मौजूद हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला नहीं होते उनको हम एट्राइकस कहते हैं। वो बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला मौजूद है उसको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। वो बैक्टीरिया जिसमें एक साइड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होता है उसको हम लोफोट्राइकस का नाम देते होते हैं। ये इस तरह से होगा, यानी कि ये एक ही प्लेन के ऊपर ऐसे करके बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो ये लोफोट्राइकस है। अगर ये दोनों के दोनों प्लेन के ऊपर होंगे तो ये एम्फीट्राइकस होगा, और अगर उसके ऊपर फ्लैजेला इस तरह से लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ जो हैं वो लगे हुए हैं, तो ये पेरिट्राइकस कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो आ जाती हैं। बेसिलस के अंदर हम बेसिलस और स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया उसमें हमें फ्लैजेला मिलते हैं, और जो कोकाई बैक्टीरिया उसमें हमें बहुत कम फ्लैजेला मिलते हैं। फंक्शन क्या है फ्लैजेला का? दे आर इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी विद द, यानी कि आमतौर पे मोटिलिटी के अंदर करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, यानी कीमोटैक्सिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है पिलाई।
पिलाई क्या है, ये हॉलो नॉन हेलिकल फाइलामेंटस अपेंडिजेस हैं बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर। ये आमतौर पर कॉन्जुगेशन का काम करती हैं, यानी कॉन्जुगेशन जो है वो एक टाइप की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सेंस में कि पिलाई के ज़रिए बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खैर पिलाई जो है उनका साइज़ फ्लैजेला से काफ़ी छोटा होता है एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी। ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफरेंट सेल वॉल की बेस के ऊपर हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें पिलाई मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन विच इज़ नॉन एज द पिलिन। दे आर primarily involved in the mating process between cell called the conjugation process। तो कॉन्जुगेशन में होता किस तरह से है, लाइक अगर ये एक बैक्टीरिया है और इसके ऊपर ये पिलाई निकले हुए हैं और ये एक और बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये इस तरह से पिलाई आपस में जुड़ जाएंगे और फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं कॉन्जुगेशन। सम पिलाई फंक्शन एज मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेस। इसके अलावा पिलाई जो है वो अटैचमेंट का काम भी कर रहे होते हैं। सेल इन्वेलप, तीसरा स्ट्रक्चर है सेल इन्वेलप। पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा फ्लैजेला, दूसरा हमने पढ़ा पिलाई, तीसरा स्ट्रक्चर है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है वो सेल इन्वेलप बनता है। सबसे पहले हम कैप्सूल की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट एंड ऑफ प्रोटीन और ऑफ बोथ, या उससे पॉलीसेकेराइड से बनते हैं या प्रोटीन या दोनों चीज़ों से बनते हैं। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल। इट हैज़ अ थिकर गमी नेचर दैट गिव स्टिकी करेक्टर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो कैप्सूल का काम ये है कि वो एक थिक सी जो है वो अपीयरेंस देता है और फिर बैक्टीरिया जो है इकट्ठे होकर रह सकते हैं, यानी कॉलोनी बना सकते हैं उस स्टिकी मटेरियल से अटैच होकर। इट प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी। ये कैप्सूल इसको पैथोजेनिसिटी देता है, यानी बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकें। नेक्स्ट जो सेल इन्वेलप का पार्ट है दैट इज स्लाइम। Some bacteria are covered with loose soluble shield of macromolecule which is called the slime capsule, and slime provide great pathogenicity to bacteria and protect them against the phagocytosis। यानी स्लाइम से पैथोजेनिसिटी भी मिलती है और बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाने की सलाहियत भी स्लाइम के पास ही होती है। थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो है सेल वॉल। तो इन दोनों से नीचे यानी कैप्सूल और स्लाइम से नीचे जो है वो एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज़ सेल वॉल एंड इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। इट डिटरमिन द शेप ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी वाटर लूज नहीं होने देती। सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। क्रिस्टियन ग्राम डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन। अब उसने ना स्टेनिंग का प्रोसेस करके सेल वॉल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। Bacteria could be divided into two groups based on their response to gram staining procedure. By this staining technique, gram positive bacteria are stained purple। यानी जब उसने वो स्टेन डाला बैक्टीरिया में तो क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर पर्पल कलर आ गया, यानी पर्पल कलर वही था जो कि उस स्टेन का कलर था। तो उसने उसको कह दिया कि इन्होंने इस स्टेन को रिस्पॉन्स किया है, तो उसका नाम दे दिया रिस्पॉन्स की वजह से वो पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। क्योंकि ये प्रोसेस ग्राम ने किया था तो ये हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने वो स्टेन नहीं दिया, सेकेंडरी स्टेन दिया दैट वाज द पिंक कलर, तो वो हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फिर उसने कहा कि मतलब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि एक चीज़ प्राइमरी कलर दे रही है और दूसरी चीज़ प्राइमरी कलर नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है कि उनमें कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट है। फिर उनकी सेल वॉल को स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनमें सेल वॉल के अंदर जो नंबर ऑफ़ लेयर्स थी वो 1 थी और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स थी। केमिकल मेकअप देखा गया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% ऑफ ड्राई वेट इन सब बैक्टीरिया, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद थी, टिकोइक एसिड था, लिपोटिकोइक एसिड था। ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें लिपोप्रोटीसेकेराइड मिले, लिपोप्रोटीन्स मिली, पेप्टाइडोग्लाइकेन 10%, उसमें 50% है, इसमें 10%। ओवरऑल थिकनेस अगर देखी गई तो लिपिड्स जो थे वो इसमें अच्छा लिपिड्स 1 to 4% इसमें और उसमें 11 to 12%। ओवरऑल थिकनेस में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक सेल वॉल थी और ग्राम नेगेटिव में 8 to 11 नैनोमीटर। और आउटर मेम्ब्रेन उसमें ग्राम पॉजिटिव में आपको कोई नहीं मिलती, नेगेटिव में आपको मिलती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में किसी में मौजूद होती हैं और नेगेटिव में सब में। परमेबिलिटी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है दैट इज़ मोर परमिएबल, ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है दैट इज़ लेस परमिएबल। ये टेबल आपने प्रॉपर तरीके से, नहीं सेल वॉल का जो टॉपिक है आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे।
सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी हमें यहाँ पर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलती है। ऊपर हमने जैसे डिस्कस किया सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, जो आमतौर पे प्लांट्स की सेल वॉल में हमें नहीं मिलती। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन कैसे बनी है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड fragments. The intact cell wall also contain chemical constituents such as sugar molecule, teichoic acid, lipoproteins, and lipopolysaccharide, which are linked to peptidoglycan. Several bacterial groups lack the cell wall structure characteristics of gram-positive and gram-negative bacteria, and some bacteria have no cell wall at all. यानी कुछ में cell wall होती नहीं है. Cell wall of archaeobacteria are different from the eubacteria. दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। आर्चियोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि आपको हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलते हैं। देयर सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद ये तो हो गया सेल इनवेलप। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बिल्कुल नीचे आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी थिन, फ्लेक्सिबल एंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. Plasma membrane is very delicate in nature. Any damage to it result in the death of the organism. ये इतनी delicate है कि इसको कोई भी नुकसान होगा तो ultimately organism को नुकसान होगा. Bacterial membrane differ from eukaryotic membrane in lacking sterols like cholesterol. यानी कि बैक्टीरिया में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन और अदर मेटाबोलाइट्स. The plasma membrane of bacteria also contain enzyme for respiratory metabolism. उसके बाद मेम्ब्रेन के नीचे सारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आ जाता है. तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एंड साइटोस्केलेटन. तो जैसे यूकैरियोट्स के अंदर हमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मिलते हैं, इसमें हमें नहीं मिलते. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड. इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी. Small molecules can move through it rapidly. The plasma membrane and everything present within it is known as the protoplast. यानी इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें. Thus the cytoplasmic matrix is a major part of the protoplast. Other large discrete structures such as chromatin, nuclear body, ribosome, mesosomes and granules and nucleoids are present in the matrix. यानी membrane bounded organelles तो नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर मौजूद होती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोइड, यानी सेंटर में जो डीएनए मौजूद है दैट इज़ न्यूक्लियोइड. आ बैक्टीरियल सेल अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक डिस्ट्रिक्ट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी ऐसे न्यूक्लियस तो नहीं है इसमें, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, ना ही क्रोमोसोम की शक्ल में है. सेंटर के अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है. This material is a single circular and double stranded DNA molecule. It aggregate as an irregular shape dense area called the nucleoid. यानी कि ये जैसे अगर आप ये कहें ना कि जो ये है, फिर उसके बाद ऐसे करके जो है ना पड़ा हुआ है गुच्छा सा बना के, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्रोमेटिन बॉडी इज एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज टाइटली फोल्डेड सो एज टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट. यानी काफ़ी बड़ा होता है लेकिन इसने अपने आप को फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि ये आराम से इसमें फिट हो जाए. सिंस बैक्टीरिया हैव अ सिंगल क्रोमोसोम दे आर हैप्लॉइड. यहाँ पर येलो बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि अदर नेम्स ऑफ फॉर न्यूक्लियोइड आर न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर रीजन. इट इज़ विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद फ्लूजलिन स्टेन. तो कहते हैं कि ये इसको आप देख सकते हैं इस तरह से स्टेन करके. अच्छा, उसके बाद कहते हैं सेशिया कोलाई क्लोज सर्कल क्रोमोसोम बाई अप्रॉक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर. तो ये साइज़ आपको बताया हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको प्लाज्मिड मिलता है. प्लाज्मिड क्या है? ये एक एडिशनल वो होता है, डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम कहते हैं. दे आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल्स, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स ऑन दैम. यानी कि अगर आपके पास बैक्टीरियम है, यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है उसका डीएनए और यहाँ पर ऐसे करके सर्कुलर सा डीएनए भी मौजूद होता है. ये मेटाबॉलिज्म में तो कुछ नहीं करता लेकिन ये रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को. प्लाज्मिड आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक. तो जब हम सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड जो है वो किस तरह से इसमें हेल्प कर रहा है डिफरेंट जेनेटिक टेक्निक्स में. Next we have ribosomes. Ribosomes are composed of RNA and protein. Some may also be loosely attached to plasma membrane.
तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और कुछ ऐसे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट पड़े हुए होते हैं. दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. देयर आर थाउजेंड ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल. दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम. Next we have mesosomes. Cell membrane invaginate into the cytoplasm forming structure called the mesosome. यानी किस तरह से अगर आपके पास एक पूरा का पूरा बैक्टीरियम है तो यहाँ से किसी भी रीजन से थोड़ी सी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर करके इन्वेजिनेट हो जाती है. तो ये आपके पास बन गया मीसोसोम. Mesosomes are in the form of vesicles, tubules of lamella. Mesosomes are involved in DNA replication and cell division, whereas some mesosomes also involved in the export of extracellular enzyme. ये इनके फंक्शन है. Respiratory enzymes are also present in the mesosomes. उसके बाद आप हमारे पाते हैं granules and storage body. Since bacteria exist in a very competitive environment where nutrients are usually in short supply, they tend to store extra nutrients when possible. यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनके पास बहुत कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऐसे एरिया में रह रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने अंदर ना एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेते हैं. जहाँ पर भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिले वहाँ स्टोर करने की कोशिश करते हैं. दे मे बी ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट्स एंड फॉस्फेट. इन एडिशन सेल कंटेन वेस्ट मटीरियल दैट आर सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड. फॉर एग्जाम्पल कॉमन वेस्ट मटीरियल आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. फिर आते हैं स्पोर्स. सर्टन स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स ईदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल, जिसको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं. अगर बाहर की तरफ स्पोर्स बनाएंगे तो एक्सोस्पोर्स, अगर वो सेल के अंदर बनाएंगे तो एंडोस्पोर्स. दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज एंड आर प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज स्टेज और लेट स्टेज ऑफ द सेल. ये डॉर्मेंट होते हैं, यानी ये यूँ समझ लें सोई हुई कंडीशन होती है. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अपने आप को डॉर्मेंट स्पोर्स बना लेते हैं. स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज लाइट. अगर लाइट और टेम्परेचर, डेसिकेशन है, पीएच का फ़र्क आ रहा है, कोई केमिकल एजेंट जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है. तो इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन में ये डॉर्मेंट हो जाते हैं. अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड फॉर्म द वेजिटेटिव सेल. उसके बाद आते हैं सिस्ट. सिस्ट आर डॉर्मेंट थिक वॉल डेसिकेशन resistance forms and develop during the differentiation of vegetative cell which can germinate under the suitable condition. They are not heat resistant. तो cyst भी एक किस्म के resistant bodies होती हैं, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती हैं. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे बैक्टीरिया के. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, न्यूट्रिशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.